नमस्ते बच्चों, आज कक्षा 6वीं है और हमारा जो विषय है वो सामान्य विज्ञान है। सामान्य विज्ञान में आज हम पाठ 4 के आपदा प्रबंधन पढ़ेंगे। तो आपदा अर्थात होता है अचानक आने वाला संकट। यह संकट मानवीय और प्राकृतिक दोनों हो सकता है। तो ये जो मानवीय और प्राकृतिक जो संकट होता है, इससे बचने के लिए जो व्यवस्था की जाती है उसे हम क्या करते हैं, प्रबंधन करते हैं। तो प्रबंधन, इसका हमने पहले वीडियो में कुछ भाग पढ़ चुके हैं। अब आते हैं आगे के बारे में, हम जानेंगे कि आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आपदाओं को टालने और उनका सामना करने की योजना बनाने और उसमें क्षमता प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, आपदा प्रबंधन कहते हैं। मतलब जो भी मानवीय और प्राकृतिक घटनाएं या हुई हैं या आपदा आई या संकट आया है, उन संकट को टालने और जितना हो सकता है क्या करते हैं, टालते हैं। अभी देखिए, आप केरल में बाढ़ आई थी, हैदराबाद में बाढ़ आई थी, तो क्या होती है वहाँ पर जब मौसम विभाग के द्वारा सूचना मिल जाती है कि यहाँ तूफान आने वाला है, बहुत बाढ़ आने वाली है, तो एनडीआरएफ की जो टीम होती है वहाँ पर वो पहले ही चली जाती है और उस स्थान पर जो लोग रहते हैं उन्हें वहाँ से हटाकर सुरक्षित स्थान पर लेकर जाती है, जिससे जन धन की जो हानि होती है वो बहुत कम मात्रा में होती है। अगर उसके बारे में पूर्वानुमान होता है तो उसकी व्यवस्था पहले ही कर दी जाती है। आपदाओं को टालने और उनका सामना करने की योजना बनाने और उसमें क्षमता प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही हम आपदा प्रबंधन कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो आपदा प्रबंधन, इसकी जरूरत जब पड़ी और ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती गई, तो जिससे क्या हो रहा था कि जो संपत्ति उसका नुकसान तो होता ही था, लेकिन जो इंसान है, जन की भी क्या होती थी, मृत्यु अत्यधिक मात्रा में होती थी। इसीलिए इसका प्रबंधन करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया था। इसीलिए भारत सरकार के द्वारा 2005 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नामक संस्थान की स्थापना की गई। इस संस्थान द्वारा आपदा प्रबंधन का नियोजन किया जाता है, अर्थात जो भी संकट आने वाले रहते हैं या आ चुके होते हैं, तो इससे कैसे निपटा जाए, इसका प्रबंधन या व्यवस्था इसमें की जाती है और इसकी सारी तैयारी इसी संस्थान के देखरेख में होती है। तो यहाँ पर हम आते हैं अभी नीचे, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण होता है। इसमें जन सहयोग होना अनिवार्य है। आप देखिए, कहीं भी आपदा अगर आ जाती है तो वहाँ पर आप तो तुरंत एम्बुलेंस नहीं पहुँच जाती है, तुरंत और डॉक्टर नहीं आ जाते। वहाँ पर जो वहाँ के निवासी हैं, जो लोग रहते हैं वहाँ पर, उनका सहयोग बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इसीलिए जन सहयोग होना अनिवार्य है। तो बच्चों, जन सहयोग होना अनिवार्य है। प्राकृतिक कारणों से अथवा मानवीय क्रियाकलापों से आपदाएं कभी भी आ जाती हैं। आप देखिए, प्राकृतिक कारण है, कभी भी तूफान आ जाता है, भूकंप आता है और बाढ़ बहुत तेजी से आती है वर्षा होने के कारण, तो ये प्राकृतिक आपदा है। लेकिन मानवीय आपदा क्या होता है, बम विस्फोट कहीं हो जाता है या मनुष्यों के द्वारा कहीं आग लग जाती है, तो ये सब क्या होता है, ये मानवीय आपदा होती है। तो इन दोनों के क्रियाकलापों से आपदाएं कभी भी आ जाती हैं, इसीलिए इनका पूर्व नियोजन करना आवश्यक है। इसके लिए सावधान रहना पड़ता है। तो इसलिए हर एक चीज़, जो भी आपदा चाहे जब भी आ जाए, आपका घर ही है, आप सोचिए अपने घर में गैस सिलेंडर रहता है या कुछ भी हम चीज़ें ऐसी जो ज्वलनशील होती हैं या नुकसानदेह होती हैं, तो हम पहले से सावधानी बरत कर रखते हैं कि नहीं, इसको यहाँ से दूर रखिए, नहीं तो बच्चों को नुकसान पहुँचेगा। उसी प्रकार ये जो दोनों आपदाएं हैं, इनसे भी बचने के लिए जो इस संस्थान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण संस्थान के द्वारा पहले से ही पूर्व नियोजन करके रखा गया रहता है कि जिससे जन धन की जो हानि हो इन आपदाओं के कारण वो बहुत कम मात्रा में हो। इसलिए हमें हमेशा सावधान रहना पड़ता है। अब आइए, जब कभी भी आपदा आती है तो हमें कुछ सूझता नहीं, इसीलिए सरकार के द्वारा आपदाओं के लिए एक संपर्क नंबर दिया गया है। यह आपके मोबाइल में बैलेंस हो चाहे ना हो, लेकिन यह नंबर जब भी आप डायल करेंगे तो यह नंबर डायल हो जाता है। तो इसका उपयोग आप
मजाक के लिए कभी मत कीजिए, या जब आपको ज़रूरत हो या किसी को इसकी ज़रूरत है तभी आप इसका उपयोग कीजिए। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन से नंबर है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, पहला देखिए पुलिस के लिए 100, आप 100 नंबर अर्थात 100 नंबर अगर आप डायल करेंगे तो यह पुलिस के आपके पास आपका जो कॉल है वो पहुंच जाएगा और आपको जो भी जानकारी या जो भी समस्या है देनी है या बतानी है तो आप बता सकते हैं। अब आइए दूसरा है अग्निशामक दल। अग्निशामक दल का उपयोग किस लिए किया जाता है? इनका उपयोग जहाँ पर आग लगती है वहाँ पर बुलाने के लिए किया जाता है। तो इसके लिए 101 नंबर होता है। आप 101 या 101 या 101 करके ये नंबर आप डायल करेंगे तो आप अग्निशामक जो दल है वो आ जाता है सही जगह पर और आपकी जो समस्या है उसका निदान करता है। और तीसरा आता है रुग्ण वाहिनी, जिसे आप एम्बुलेंस कहते हैं, उसके लिए 102 नंबर आप डायल करेंगे तो रुग्ण वाहिनी अपना एम्बुलेंस आ जाएगी। आप एड्रेस और पता अगर आप बता दिए तो वहाँ पर वह निश्चित समय पर आ जाती है। अब यहाँ पर आइए दूसरा जो चौथा है, यहाँ पर आपदा नियंत्रण कक्ष, अर्थात कभी भी अचानक मानवीय घटना या प्राकृतिक घटना या संकट अगर आया है कोई भी तो आप 108 पर अगर डायल करते हैं और डायल कर इसकी जानकारी दे सकते हैं और जो भी व्यवस्था है वह इस नियंत्रण कक्ष के द्वारा वहाँ पर पहुँचा दी जाएगी। तो इस प्रकार ये जो चारों नंबर हैं आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए और चाहे कहीं भी रहें आप वह आप इसको डायल कर अपनी समस्या इससे संबंधित बताकर और कर सकते हैं। तो अब आते हैं इनके जो उपाय हैं, हम कुछ इनके उपाय चित्रों के माध्यम से देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए अभी हमने जो संकट है तो उनके उपाय हम क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आओ देखें कि मानव निर्मित तथा प्राकृतिक आपदाओं के आने के पहले तथा आने पर हमें कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, रेडियो टीवी पर आने वाले समाचारों पर सतत अर्थात लगातार हमें क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। अगर कहीं भूकंप आया या कुछ भी घटना हुई है तो हमें जो टीवी है या रेडियो उस पर सुनते रहना चाहिए कि अभी क्या हो रहा है, तो हम सावधान रह सकते हैं और जो सरकार के द्वारा जो भी उपाय किए जा रहे हैं उसका हम लाभ उठा सकते हैं। तो यहाँ पर टीवी पर और रेडियो पर आपको ध्यान से सुनना चाहिए। और दूसरा देखिए, बैटरी पर चलने वाले रेडियो और मोबाइल का उपयोग करो और बैटरी पर जो चलने वाले रेडियो और मोबाइल का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि तुरंत क्या होती है जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो क्या होता है बिजली को कट कर दिया जाता है या बिजली वहाँ से कट जाती गुल हो जाती है, तो जिसके कारण बैटरी पर चलने वाले जो भी रेडियो और मोबाइल हैं उनका उपयोग करना चाहिए। तीसरा है तो यहाँ पे मौसम विभाग द्वारा दी जाने वाली सूचनाओं पर ध्यान से सुनो। आप अगर रेडियो सुन रहे हैं या टेलीविज़न सुन रहे हैं तो मौसम विभाग जो जो सूचनाएं दे रहा है तो उसके ऊपर हम ध्यान देंगे तो कोई भी घटना अगर होने वाली है तो उससे हमें जानकारी मिल जाती है कि तूफान आने वाला है या बाढ़ वर्षा ज़्यादा यहाँ पर होने वाली है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब आते हैं चौथा, देखिए सरकार के द्वारा वेबसाइट दी गई रहती है, जैसे यहाँ पर देखिए www.imd.government.in का उपयोग करो। तो इसका इस वेबसाइट पर अगर जाएंगे तो बहुत सारी जानकारियाँ हमें मिल जाती है और उसका उपयोग करके हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। और यहाँ पे पांचवा पॉइंट है, बादल फटने अथवा अतिवृष्टि के कारण, अर्थात अतिवृष्टि अर्थात अत्यधिक वर्षा होने के कारण पहाड़ की ढाल पर चट्टानें क्या होती हैं, ढहती हैं और वो क्या होती है नीचे आने लगती हैं। जो चट्टानें होती हैं टूटकर टीले और पहाड़ियाँ ढहकर नीचे आ जाती हैं, जो बड़े बड़े टीले और पहाड़ियाँ दिखती हैं वो भी ढहकर नीचे आ जाती हैं। ऐसे समय में पहाड़ी की तलहटी के पास मत रुको, अर्थात वह नीचे लगातार आ रही हैं टूट के, तो अगर हम वहाँ पे खड़े रहेंगे तो हमें चोट पहुँच सकती है, इसीलिए हमें ऐसे स्थानों से दूर खड़े रहना चाहिए। अब आते हैं छठवां, देखिए नदी में बाढ़ आने पर नदी तट के परिसर अथवा घर में न रुककर अन्यत्र सुरक्षित स्थान का आश्रय लो। आप नदी के किनारे रह रहे हो या आपका घर वहाँ पर है या आप घूमने गए हो तो वहाँ से हमें तुरंत क्या होना चाहिए, हट जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बाढ़ आने वाली और पानी कभी भी ऊपर आकर मैदानी प्रदेश में आ सकता है, आपके घर में भी घुस सकता है। तो इसीलिए वहाँ पे न रुककर
हमें ऐसे स्थान पे चला जाना चाहिए जहाँ जो सुरक्षित हो और वहाँ पे पानी न पहुँच सके। जितना हो सके उतनी ऊंचाई पर रुको और जितना हो सके ऊंचाई पर हमें रुकना चाहिए। बहते पानी के प्रवाह में मत उतरो अथवा वाहन आगे मत ले जाओ। बहुत बच्चे क्या आते हैं, थोड़ा पानी आया तो खेलने चले जाते हैं और बड़े व्यक्ति भी ऐसे करते हैं। और कभी कभी आप समाचार में देखते हो कि ऐसे में ही क्या होता है, मजाक मजाक में बह भी जाते हैं। तो ऐसे जहाँ पे बहते पानी का प्रवाह है वहाँ पर नहीं जाना चाहिए हमें। और वाहन भी बहुत लोग लेके जाते हैं और वाहन के साथ बह जाते हैं, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि वाहन के साथ हमें या खुद आगे नहीं जाना चाहिए। तो फिर यहाँ पर देखिए जो 7वां पॉइंट है, भूकंप में सड़कें फट जाती हैं। जो भूकंप आता है तो सड़कें क्या होती हैं, फट जाती हैं और ज़मीन में दरारें पड़ जाती हैं। तो इसीलिए जब भी भूकंप आता है तो जितना हो सके हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। नहीं तो कभी कभी खड्डे इतने बड़े होते हैं कि हम उसमें गिर जाते हैं तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है या बहुत गहरी चोट भी लग सकती है। इसीलिए जब भी भूकंप आता है तो हमें सावधानी के साथ आगे क्या रास्ते में क्या हुआ है वह देखकर चलना चाहिए। ज़मीन में दरारें पड़ जाती हैं, रेल की पटरियाँ उखड़ जाती हैं। आपने देखा था कि अभी जो नेपाल में जो भूकंप आया था तो वह भूकंप बहुत ज़बरदस्त था, भारत के द्वारा मदद भी भेजी गई थी। आप देखेंगे कि पूरे जो रोड था वो सड़क बहुत दरारें पड़ गई थी, कहीं कहीं पे इतने बड़े बड़े खड्डे हुए थे जैसे लग रहा था कि कोई कुआं खोदा है। तो और पटरियाँ जो थी वो उखड़ गई थी। तो ऐसे भूकंप जब ज़बरदस्त आता है, जो उसका स्केल होता है अगर वह ज़्यादा रहता है तो क्या होता है कि उसका जो नुकसान भी होता है बहुत बड़े पैमाने पर होता है। इसीलिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते समय आगे का मार्ग व्यवस्थित है या नहीं इसकी निश्चित जानकारी प्राप्त करें। तो ऐसे ही समय पर हमें आगे सब कुछ सही है कि नहीं, जहाँ पे भूकंप आया है तो सारी चीज़ें जानने के बाद ही हमें आगे निकलना चाहिए। यहाँ पे देखिए 8वां पॉइंट है, सहायता केंद्र अथवा छावनी का आश्रय में। और ऐसे समय पर जब कोई भी संकट आया है तो कहीं भी आगे बढ़ने से अच्छा कि जहाँ पर सहायता मिल सकती है या सहायता केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया है वहाँ पर रुकना चाहिए और वहाँ की सुविधा लेनी चाहिए। अथवा छावनी का आश्रय, और बहुत जगह सरकार के द्वारा छावनियाँ छोटे छोटे जगहों पर बनाई गई रहती है कि सबको मदद मिले, जिससे कि औषधियाँ, भोजन के पैकेट, पानी, प्रथमोपचार इत्यादि सहायता शीघ्रता से मिल सके। ऐसे सहायता केंद्र और छावनी का पे क्या होता है, सरकार के द्वारा सारी सुविधाओं को फटाफट भेजने की व्यवस्था की जाती है। तो ऐसे स्थान पर जाने पर हमें सभी चीज़ें आसानी से मिल सकती हैं। आते हैं 9वां पॉइंट है यहाँ पे, आग से बचने के लिए विद्यालय, अस्पताल, रेलवे स्टेशन आदि स्थानों पर अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते हैं। हमारे विद्यालय में भी अग्निशामक यंत्र है। अब तो घर में भी सब लोग अपव्यवस्था के लिए कि कोई खतरा ना हो तो घर में भी अब अग्निशामक यंत्र का छोटा सा यंत्र रखते हैं कि कभी भी आग लगे तो उसका उपयोग किया जा सके। अस्पताल में आप जाइए, जगह जगह जो बड़े अस्पताल होते हैं या छोटे अस्पताल में भी हर जगह आप देखेंगे कि सिलेंडर की तरह छोटा सा रखा गया रहता है। रेलवे स्टेशन पे होता है कि अगर आग लगे तो तुरंत उसका उपयोग करके आग को बुझाया जा सके। आप यहाँ पर देखिए ये जो चित्र है, यहाँ पर देखिए छावनी है या सहायता केंद्र है। ऐसे ही स्थानों पर जाकर हम अपना उपचार करा सकते हैं। आग लगने पर देखिए सिलेंडर की तरह जो है अग्निशामक यंत्र है, इसका उपयोग करके हम आग को बुझा सकते हैं। या भूकंप कभी भी आता है, अगर आप घर में हैं, बाहर निकलने में आप नहीं निकल पाते हैं तो जो टेबल होता है या कोई ऐसी चीज़ जिसके नीचे आप सुरक्षित रह सकते हैं वहाँ पर आपको रुक जाना चाहिए। तो इस प्रकार इस चित्र में आपको बहुत सारे चित्र दिए गए हैं, रेडियो का है, लैपटॉप का है और यहाँ पर इन सभी जो है ये संचार यंत्र है। इसके माध्यम से हम घटनाओं की या जो आपदा आई है या आने वाली है उसकी हमें सारी जानकारियाँ मिलती हैं। तो ये सभी हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब आते हैं हम जो अगला टॉपिक है हमारा, तो बच्चों अब जो पॉइंट है हमारा वो प्रथमोपचार का है। प्रथमोपचार ऐसा होता है कि जब कोई घटना हो जाती है तो तुरंत डॉक्टर नहीं आ पाते हैं या तुरंत हम डॉक्टर या अस्पताल में नहीं पहुंच पाते हैं। तो उसके पहले ही जो वहाँ पर लोग रहते हैं वो आपको जो भी उपचार करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रथमोपचार करते हैं। वह उपचार से जो आपकी तकलीफ है वो कम हो जाए इसका ध्यान रखा जाता है। और यहाँ पर आइए प्रथमोपचार
अचानक आई हुई आपदा पर चिकित्सकीय उपचार मिलने से पहले, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, जो भी आप चिकित्सीय उपचार मिलने से पहले तत्काल उपाय करने की आवश्यकता होती है। इसमें ये होता है, इसे हम क्या कहते हैं, प्रथमोपचार। तो यहाँ पर क्या होता है, जो मेन पॉइंट होता है यहाँ का ये कि शारीरिक संकट को कम करने के लिए किए गए तात्कालिक तथा अस्थायी उपचार को प्रथमोपचार कहते हैं। अर्थात जो उपचार दे रहा है वो डॉक्टर नहीं है या बहुत बड़ा विशेषज्ञ नहीं है, वो अपने अनुभव के द्वारा जो भी आपको उपचार आपके दर्द को कम करने के लिए देता है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रथमोपचार कहते हैं। तो प्रथमोपचार में आप यहाँ पे आइए कि कैसे किस चीज़ पे आपको प्रथमोपचार दिया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए बाह्य रक्तस्राव, आपको खून बह रहा है तो क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, बिठा देते हैं और जो जहाँ से खून बह रहा है और वहाँ पर हम क्या साफ पानी से धोते हैं। तो ये बाह्य रक्तस्राव अर्थात जो खून का स्राव होता है वो थोड़ा क्या होता है, रुक जाता है। अब आता है दूसरा, जलना तथा झुलसना। तो बच्चों, जलना तथा झुलसना में जलना एक सामान्य जलना होता है और एक गंभीर। तो जैसे हम घर में हैं या कुछ होता है कि खाना बनाते समय हम जल जाते हैं या भाजी करते समय छींटे आ जाते हैं, तो ये सामान्य है, हम थोड़ी सी क्रीम लगा लिए हो जाता है, ठीक हो जाता है 2-3 दिन में। लेकिन झुलसना जो होता है गंभीर रूप से होता है, इसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, उसके लिए हमें अलग उपचार करना पड़ता है। तो और आते हैं, तो तीसरा पॉइंट है उष्माघात। उष्माघात में बच्चों जब हम जाते हैं या बहुत धूप, गर्मी का समय आता है, मई महीना देखिए, गर्मी के समय में अगर हम जाते हैं, यहाँ पे तो कम गर्मी नहीं पता चलती, लेकिन जब हम गांव में जाते हैं 10 बजे के बाद देखिए कितनी तेज़ गर्मी पड़ने लगती है। जब हम जाते हैं तो देखिए अगर हम पानी नहीं है हमारे पास तो हम बहुत प्यास लगने लगती है और उस समय हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, अर्थात लवणों की जो मात्रा होती है वो अत्यंत, अगर हमारे शरीर में सहने की क्षमता नहीं है तो अत्यंत कम होने के कारण हम क्या हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं और हमें बेहोशी हो जाती है। तो इसीलिए ये सब चीज़ें उष्माघात के रूप में आती है, तो हमें तुरंत पानी की आवश्यकता होती है। तो अब आते हैं हम सर्पदंश। तो हमारे जो देश में 2000 प्रजातियाँ सांपों की पाई जाती हैं, तो 2000 प्रजातियाँ पाई जाती है, लेकिन सभी जो सांप हैं वह जहरीले नहीं होते। इसमें कुछ जहरीले होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, लेकिन काटने के बाद व्यक्ति क्या होता है, उसे ये होता है कि सांप ने काट दिया तो मैं मर जाऊँगा, ये जहरीला होगा तो उसे क्या होता है, मानसिक आघात पहुँचता है, जिसके कारण क्या होता है, सांप जहरीला न होने के बावजूद भी क्या होता है, वह डर जाता है और डरने के कारण उपचार से पहले उसकी मृत्यु भी हो सकती है हार्ट अटैक से। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान देने वाली होती है। अब आते हैं कुत्ते का काटना। कुत्ते का काटना आप लोग जानते हैं, अगर कुत्ता पागल हो गया, कुछ बीमारियाँ उसको होती हैं, तो अगर वह काट देता है तो तुरंत हमारा जो रक्त होता है, खून जो होता है वह दूषित होने लगता है। तो इन सब को काटने के बाद क्या क्या उपाय हमें तुरंत करने चाहिए, इस चित्र के माध्यम से हम देखते हैं। तो बच्चों, जो पहला था हमारा बाह्य रक्तस्राव, तो जिस व्यक्ति के शरीर से रक्तस्राव हो रहा है उस व्यक्ति को आरामदायक स्थिति में बिठाओ अथवा लिटा दो। रक्तस्राव वाले अंग को पानी से स्वच्छ करो और उसे हृदय की अपेक्षा ऊंचे स्तर पर रखो। तो ये देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पे चित्र के माध्यम से कैसे ऊंचाई पर रखा गया और तुरंत साफ पानी से उसे धोया जा रहा है। तो इसी प्रकार हमें बाह्य रक्तस्राव अगर होता है तो हमें सारे उपचार करने चाहिए। तो बच्चों, अब आता है दूसरा जो पॉइंट था हमारा, जलना तथा झुलसना। तो जलना में सामान्य रूप से जलने पर देखिए हमें क्या करना चाहिए, घाव वाले अंग को पानी से धो अथवा पानी में डुबो कर रखो और पीने के लिए पानी दो और रोगाणु रहित पानी के घोल में कपड़ा भिगाओ तथा उसे घाव को हल्के हाथ से पोंछो और तेल युक्त मरहम मत लगाओ और घाव को सूखे ड्रेसिंग से ढक दो। बहुत लोग क्या होते हैं, गलत उपचार कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वह सामान्य होने के बाद भी क्या होता है, जो जले जहाँ पर होते हैं घाव हो जाता है। इसीलिए इन सारे उपायों को हमें करना चाहिए। अब आते हैं गंभीर रूप से जलने पर हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए,
गंभीर रूप से जलने पर मानसिक सांत्वना देना चाहिए कि नहीं, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। उसे हिम्मत बढ़ाना चाहिए कि वो घबराए ना। दूसरा है रोगाणु रहित कपड़े से जले हुए भाग को ढक दो। रोगाणु रहित मतलब वैसे कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए जो रोग जंतु उसमें न लगे हों। ऐसे कपड़ों का इस्तेमाल कर जले हुए भाग को तुरंत ढक देना चाहिए। आभूषण जूते निकाल दो। अगर उसने महिला या स्त्री ने कुछ भी, पुरुष ने आभूषण या जूते पहने हैं तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए, निकाल देना चाहिए। त्वचा पर पड़े हुए फफोलों को मत फोड़ो। फफोले तुरंत पड़ जाते हैं, उसे हमें नहीं फोड़ना चाहिए। तेल युक्त मरहम मत लगाओ। देखिए, सामान्य जलना और गंभीर जलना दोनों में तेल युक्त मरहम हमें नहीं लगाना है। यदि कपड़े चिपक गए हों तो उन्हें निकालने का प्रयास मत करें। कभी कभी सिल्क के कपड़े होते हैं, हम पहने रहते हैं, जो सूती कपड़े होते हैं वो तो नहीं चिपकते उतने, लेकिन सिल्क वाले तुरंत चिपक जाते हैं। तो इसे ध्यान में रखना चाहिए कि उसे निकालना आपको नहीं है, नहीं तो घाव और भी बढ़ सकता है। चेतना न गवाई हो तो पीने के लिए शुद्ध पानी दो। अगर बेहोश नहीं हुआ है, होश में है, तो उसे पीने के लिए शुद्ध पानी देना चाहिए। चाय, कॉफ़ी तथा उत्तेजक पेय मत दो। चाय और कॉफ़ी अगर मांगता है तो वह पेय हमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह ज्वलनशील है, अंदर जाके और भी शरीर को तकलीफ देगा। अति शीघ्र चिकित्सकीय सहायता लो और जल्दी हमें क्या करना चाहिए, तुरंत अस्पताल लेकर जाना चाहिए और डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और इलाज कराना चाहिए। तो इस प्रकार जलना और झुलसना दोनों का ध्यान दीजिए और चित्र के माध्यम से देखिए। यहाँ पर देखिए जल गया है, देखिए जलने के बाद देखिए क्या किया है, तुरंत कंबल रखकर उस आग को बुझाया गया है। तो इस प्रकार के उपचार आप कर सकते हो तुरंत के लिए, प्रथमोपचार के रूप में। अब आते हैं तीसरा, देखिए उष्माघात। उष्माघात में क्या होता है, प्रखर धूप, मतलब बहुत तेज़ी से धूप है, अधिक समय तक कार्य करने तथा शरीर में पानी और लवणों की मात्रा अत्यंत कम होने के कारण उष्माघात होता है। देखिए, खेत में काम करने वाला जो किसान होता है या जो मेहनत मजदूरी करने वाले होते हैं, अधिकतर मोस्टली क्या करते हैं, धूप में ही काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को ये उष्माघात होने का बहुत ज़्यादा रहता है, चांस रहता है। इसीलिए हमें इस बात पे उपाय रखना चाहिए कि ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, देखिए, रोगी को छाया में या ठंडे स्थान पर ले जाओ। अगर किसी को उष्माघात लग जाता है तो उन्हें ठंडे स्थान पर लेके जाना चाहिए या छाया में बिठाना चाहिए। शरीर को ठंडे पानी से पोंछो। शरीर को तुरंत ठंडे पानी से पोंछना चाहिए। गर्दन पर ठंडे पानी में भिगोया हुआ कपड़ा रखो और गर्दन पर तुरंत कपड़ा रख दो कि उसकी गर्मी जो है वो कम से कम हो जाए। पीने के लिए पर्याप्त पानी या शरबत जैसा पेय दो। जितना हो सके ठंडी चीज़ें देने की कोशिश करनी चाहिए। उल्टी आने अथवा अशक्तता आने पर गर्दन को एक ओर घुमाकर रोगी को पेट के बल लिटा दो। उल्टी अगर आ रही है, अशक्तता आने पर अर्थात चलने फिरने की हिम्मत नहीं हो रही है, तो क्या करना चाहिए, गर्दन को एक ओर घुमाकर रोगी को पेट के बल लिटा दो। शीघ्र चिकित्सीय सहायता लो अथवा अस्पताल में ले जाओ, और जितना हो सके जल्दी से जल्दी हमें अस्पताल में लेके जाकर डॉक्टर की सलाह और दवा लेना चाहिए। ये इसके उपाय है। अब यहाँ पर देखिए चित्र के माध्यम से बताया गया है। देखिए, पहले चक्कर आता है और बेहोशी हो जाती है और वह होश में नहीं रहता, तो इस प्रकार उसे लेटाकर और उसे सारी चीज़ों की सुविधा देनी चाहिए। अब आता है जो हमारा चौथा पॉइंट है, तो यहाँ पर सर्पदंश। अभी मैंने कहा सांपों की लगभग 2000 प्रजातियाँ हैं पूरे विश्व में। मैंने कहा पूरे विश्व में 2000 प्रजातियाँ हैं, परंतु इनमें से केवल नाग, फुरसे, घोड़स तथा समुद्री सर्प जैसे सांपों की कुछ ही प्रजातियाँ विषैली होती हैं। कुछ प्रजातियाँ क्या होती हैं, विषैली होती हैं। इसीलिए सभी सांपों के काटने पर मृत्यु नहीं होती, परंतु भय के कारण तीव्र मानसिक आघात लगता है और ध्यान न देने पर मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। सांप पाए जाने पर भी उसे तुरंत न मारकर सर्प मित्र से संपर्क करो। तो यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान में दीजिए, सर्प मित्र क्या होता है, सर्प मित्र वह होते हैं जो सांपों से उनको बहुत प्रेम होता है, वह उसे मारते नहीं हैं। जहाँ भी अगर सांप दिखता है तो वो, आप इनका नंबर अगर आपके पास है तो इनको फ़ोन कर देंगे तो वो तुरंत उस स्थान पे आते हैं और सांपों को पकड़कर वह जंगल में छोड़ देते हैं। तो ऐसे सर्प मित्रों का हर जगह नंबर रखना चाहिए कि कहीं भी अगर आपको सांप दिखते हैं तो इनको बुलाकर उनको जंगल में छोड़ दीजिए, उसे मारिए मत।
तो ये है। तो एक जगह हमने कहा था कि भारत में 2000 प्रजातियाँ, ऐसा नहीं, सांपों की लगभग पूरे विश्व में 2000 प्रजातियाँ, इस बात को ध्यान में दीजिए, 2000 प्रजातियाँ। तो अब इसके लिए हमें उपाय क्या क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए, उपाय के लिए घाव पानी से धो। यहाँ पे आपने चित्र देखा है, चित्र में देखिए यहाँ पे सांप काटा हुआ है और सांप का चित्र है। तो यहाँ पर 2 निशान जो दिख रहे हैं, इसे हमें क्या करना है, तुरंत पानी से धोना चाहिए। पीड़ित को धीरज दो, और जो उसको काटा है उसको हमें क्या हिम्मत देनी चाहिए। दंश के घाव के ऊपरी भाग को कपड़े से कसकर बांधो, और जहाँ पे काटा है उसके ऊपरी भाग को हमें क्या करना चाहिए, तुरंत कपड़े से बांध देना चाहिए कि इसका जो जहर है वह ऊपर की ओर न जाए। शीघ्रता से चिकित्सक सहायता लो, और तुरंत हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, ज़्यादा समय हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। यहाँ पर देखिए कैसे पट्टी बांधना है, ऊपर, नीचे नहीं बांधना है, काटा है उसके ऊपर बांधिए कि जो ब्लड में जो जहर है वह ऊपर की तरफ न जाए, इस बात का हमें ध्यान देना है। अब आते हैं यहाँ पे 5वां जो हमारा पॉइंट है, वह कुत्ते का काटना। कुत्ते का काटना, यहाँ पे देखिए, कुत्ता काटने से मनुष्य के शरीर का रक्त दूषित होने का खतरा रहता है, इसीलिए प्रथमोपचार तथा चिकित्सकीय सहायता की आवश्यकता होती है। क्योंकि कुत्ता बाहर घूमते रहते हैं, उनकी कौन सी बीमारियां हुई हैं, कौन सी नहीं हैं, कभी कभी कुत्ते पागल भी रहते हैं, तो वो काट देते हैं। अगर हम तुरंत उपचार न करें तो उसका जो इन्फेक्शन होता है हमारे शरीर में भी आ जाता है। तो इसीलिए हमें कुत्ते काटने पर तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए, घाव, उपाय में क्या करेंगे, घाव को रोगाणु नाशक घोल अथवा पोटेशियम परमैंगनेट अर्थात जिसे हम लाल दवा कहते हैं के पानी अर्थात घोल से धो। दूसरा है, घाव पर सूखा कपड़ा रखो, और घाव पर हमें क्या रखना चाहिए, सूखा कपड़ा रखना चाहिए, और डॉक्टर से इलाज कराओ, डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए। और एंटी रेबीज़ इंजेक्शन लो, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, यह इंजेक्शन लेना ही पड़ता है। तो इसीलिए जब भी कुत्ता काटता है तो डॉक्टर यह इंजेक्शन हमें देता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, रास्ते में जा रहे, पत्थर मारे, कुत्ता आके काट लिया। कभी कभी अचानक जाते वक्त भी कुत्ते ने काट लिया, तो बच्चे क्या करते हैं, डर के मारे घर पे नहीं बताते हैं, जो बाद में बहुत खतरनाक होता है। कभी भी किसी बच्चे के साथ ऐसी घटना होती है, अपने दोस्त के साथ ऐसी घटना होती है, तुरंत घर पे इसे हमें बताना चाहिए और अपने पेरेंट्स से इसके बताकर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आप छुपाएंगे तो यह आपके लिए घातक हो सकता है, आपकी जान भी जा सकती है, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। हमने इस पाठ से क्या सीखा, हमने इस पाठ से सीखा कि अचानक उत्पन्न होने वाली समस्या का अर्थ है आपदा। आपदा मानव निर्मित और प्राकृतिक निर्मित होती है। जागरूकता तथा तात्कालिक अनुक्रिया करना आवश्यक होता है, मतलब जागरूक होना चाहिए हमें, अलर्ट हमेशा, और जो भी अगर घटनाएं हो रही है तुरंत उसके ऊपर अनुक्रिया करना चाहिए। ये नहीं कि मैं बाद में करूँगा, ऐसा नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर घटना और बड़ी हो सकती है, जो आपदा आई है वह और बड़ी हो सकती है और नुकसान पहुँच सकता है। और आते हैं, चौथा पॉइंट है हमारा, प्रभावकारी आपदा प्रबंधन तथा उपायों के कारण ही हानि कम की जा सकती है। प्रभावकारी आपदा प्रबंधन अगर रहे और उपाय रहे तभी हमारी जो हानि है वह कम की जा सकती है। और 5वां है, सावधानियां तथा प्रथमोपचार की जानकारी प्रत्येक के लिए आवश्यक है। जो भी मैंने अभी सावधानियां बताई और प्रथमोपचार की जो जानकारी थी, जो संपर्क नंबर थे आपदा प्रबंधन के, ये सभी बच्चों को याद रखना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने हमने आपदा प्रबंधन और जो संपर्क करने वाले जो नंबर हैं, यह सब सारी चीज़ें हमने इस पाठ में पढ़ी। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और देखने के बाद उसे अच्छे से समझकर अपनी कॉपी में लिखिए और शुक्रवार के दिन ग्रुप में भेजिए।